सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं चनाराम महला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीति विचारक के अंतर्गत आज हम अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। अरस्तु यूनान के महान राजनीतिक दार्शनिक। दास्ता एक ऐसी कुप्रथा थी जो यूनान में बहुत बड़े पैमाने पे विद्यमान थी। तो अरस्तु ने किस आधार पर अपने दास्ता संबंधी जो उस समय की कुप्रथा है उसको कैसे औचित्यपूर्ण बताया है और क्या उन्होंने इसके लिए शर्तें लगाई है, वो आज के चैप्टर में हम देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दास प्रथा शोषण की पराकाष्ठा। मानव समाज में जितनी भी संस्थाओं का अस्तित्व रहा है उनमें सबसे भयावह दास्ता की प्रथा है। मनुष्य के हाथों मनुष्य का ही बड़े पैमाने पर उत्पीड़न इस प्रथा के अंतर्गत हुआ है। दास प्रथा को संस्थात्मक शोषण की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका आदि सभी भूखंडों में उदय होने वाली सभ्यताओं के इतिहास में दास्ता ने सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्थाओं के निर्माण एवं परिचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो सभ्यताएं प्रधानतया तलवार के बल पर बनी, बढ़ी और टिकी थी उनमें दास्ता पाई जाती थी। तो जो जितनी भी संस्थात्मक संस्थाएं हैं उन सब में जो दास्ता की प्रथा है वो शोषण की उसे हम पराकाष्ठा कह सकते हैं। पश्चिमी सभ्यता के विकास के इतिहास में दास प्रथा ने विशिष्ट भूमिका अदा की है। किसी अन्य सभ्यता के विकास में दासों ने संभवतः न तो इतना बड़ा योगदान दिया है और न अन्यत्र दास्ता के नाम पर मनुष्य द्वारा मनुष्य का इतना व्यापक शोषण और उत्पीड़न हुआ है। तो जब हम पश्चिमी सभ्यता के विकास को देखते हैं तो दास या जिन्हें हम गुलाम कहते हैं उनके योगदान उनका जो है वो बहुत बड़ा हमें नज़र आता है। साथ ही शोषण और उत्पीड़न वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। अरस्तु ने सामाजिक विचारों के अंतर्गत दास्ता पर भी विचार व्यक्त किए हैं। यूनानी जगत में दास प्रथा सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग हुआ करती थी। खेतीबाड़ी से लेकर के आर्थिक उत्पादन के अन्य कार्य तथा शारीरिक परिश्रम के सभी घरेलू कार्य जो है वो दासों के द्वारा ही किए जाते थे। अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित बताया है। उनका कहना है कि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। संपत्ति एक निर्जीव साधन है और दास सजीव साधन है। तो यूनान जहाँ से महान राजनीतिक दार्शनिक अरस्तु आते हैं वहाँ की सामाजिक व्यवस्था जो थी उसमें दासों का बहुत बड़ा योगदान था और खेतीबाड़ी से लेकर के आर्थिक उत्पादन के सभी कार्य और शारीरिक परिश्रम के जितने भी ऐसे कार्य जिनमें शारीरिक परिश्रम लगता था वो दासों के द्वारा ही किए जाते थे। तो अपनी उस जो विकृति थी समाज की उसको सही साबित करने के लिए अरस्तु ने दास्ता संबंधी विचारों में इसको आवश्यक बताया है और न्यायोचित बताया है कि कैसे ये उचित था कि दास होने आवश्यक थे। तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है, संपत्ति एक निर्जीव साधन है और दास जो है वो सजीव साधन है। तो दासों को भी उन्होंने संपत्ति के समान ही एक साधन माना है। तो ये शोषण की पराकाष्ठा। अब दास प्रथा किस प्रकार औचित्यपूर्ण है, कैसे उन्होंने बताया है कि दास प्रथा जो है वो औचित्यपूर्ण है, वो न्यायोचित है, वो सही है। उसको सही ठहराने के लिए अरस्तु क्या क्या तर्क प्रस्तुत करता है वो इस प्रकार है। प्रथम देखिए, दास्ता प्राकृतिक है। अरस्तु सर्वप्रथम मानव मात्र की प्राकृतिक समानता के आधार पर दास्ता का समर्थन करता है। अरस्तु का विचार है कि बुद्धि, योग्यता और गुण की दृष्टि से व्यक्ति प्रकृति से ही असमान होते हैं। तो वो कहता है प्रकृति से ही मनुष्य जो है बुद्धि, योग्यता और गुण की दृष्टि से असमान होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। प्रकृति नहीं चाहती कि सभी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समान हो। एक और बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिमत्ता के आधार पर शासन करने और निर्देश देने की योग्यता रखते हैं। दूसरी ओर
ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं जो केवल आज्ञा पालन की क्षमता रखते हैं। पारिवारिक कार्यों के लिए इन दोनों का सम्मिलन आवश्यक है और इसलिए दासता प्रकृति के अनुकूल है। तो दासता प्राकृतिक है। वो यूनान की इस विकृति को सही साबित करने के लिए, अपने यूनान को इस दोषारोपण से बचाने के लिए वो कहता है कि ये तो प्रकृति का दोष है कि वो एक तरफ बुद्धिमान व्यक्तियों को बनाती है और दूसरी तरफ बुद्धिहीन व्यक्तियों को। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शासन कर सकते हैं, परंतु शारीरिक परिश्रम करना उनके बस की बात नहीं है। दूसरे जो बुद्धिहीन है वो केवल आज्ञा का पालन कर सकते हैं, वो उनको निर्णय लेने की उनके पास में क्षमता नहीं है। तो दासता को प्राकृतिक मानता है अरस्तु। दूसरा जो तर्क प्रस्तुत करता है न्यायोचित ठहराने के लिए वो है कि स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। किस प्रकार यह व्यवस्था जो है संपूर्ण समाज के लिए और स्वामी वर्ग के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है। दास प्रथा इस दृष्टि से भी न्यायोचित है कि यह संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। समाज का कल्याण इसी बात में है कि विवेकशील व्यक्ति अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करे। तो विवेकशील व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करे, इसमें समाज की उसका कल्याण है, उसकी जो है भलाई है। गुणों का ये विकास तभी संभव है जबकि इस वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त अवकाश प्राप्त हो। तो जो उच्च वर्ग है उसके व्यक्तियों को बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करने के लिए अवकाश चाहिए और ये अवकाश तभी प्राप्त हो सकता है जबकि दास वर्ग इस उच्च वर्ग की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम करें। तो मेहनत कौन करेगा? वो दास वर्ग करेगा। जीविकोपार्जन के जो कार्य है वो दास वर्ग करेगा। तो जो है उच्च वर्ग जो है उसके पास में समय बचेगा और वो अवकाश उसको मिलेगा जिसमें उसके बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास होगा। तो इस प्रकार स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। अरस्तु कहते हैं कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। तो समाज के लिए इसको अत्यावश्यक मानता है। वो समाज के विकास के लिए इसके योगदान की बात करता है कि संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। तीसरी बात जो इसके न्यायोचित ठहराने के लिए प्रस्तुत करता है, अरस्तु कहते हैं कि दासता प्राकृतिक ही नहीं बल्कि नैतिक भी है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा न केवल प्राकृतिक बल्कि नैतिक भी है। यह स्वयं दासों के जीवन के विकास के लिए भी आवश्यक है। तो स्वामी के लिए तो आवश्यक है ही है बल्कि दास के लिए भी आवश्यक है। दास विवेक शून्य प्राणी होता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसे विवेक और गुण का आवश्यक अंश प्राप्त हो जाता है। अरस्तु कहते हैं कि जो जन्मजात दास है उनके जीवन में संयम का पालन तभी हो सकता है जब वह संयमी व्यक्ति के निर्देशन में काम करे। इस प्रकार दास प्रथा स्वयं दास के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। तो दासता प्राकृतिक होने के साथ साथ ही नैतिक भी है। स्वयं दास का भी इसमें जो है कल्याण होता है, उसके जो है नैतिकता के ये अनुकूल है। दास का इसमें विकास होने के अवसर उसको प्रदान होते हैं। चौथी बात जो प्रस्तुत करता है अपने पक्ष में वह है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग। अरस्तु के समय में दासता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अंग बन गई थी। यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था और सारी अर्थव्यवस्था इन पर टिकी हुई थी। ऐसी स्थिति में दास प्रथा को अस्वीकार करने से न केवल नगर राज्यों का शक्ति संतुलन बिगड़ने का डर था, बल्कि इन राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के भी ध्वस्त हो जाने की आशंका उन्हें थी। अतः अरस्तु ने इसका समर्थन किया। तो यूनानी नगर राज्य, यूनानी व्यवस्था जो जिस पर टिकी हुई थी, जहाँ से अरस्तु आते हैं, उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, सारी अर्थव्यवस्था इनके दासों के, इनके शारीरिक परिश्रम के इर्द गिर्द ही टिकी हुई थी। तो
तो अगर दासों को वो यहाँ पे कहते कि दासता अनुकूल नहीं है या सही नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, न्याय संगत नहीं है, तो वहाँ की व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की आशंका थी। अतः अरस्तु ने इसका समर्थन किया है। अरस्तु यह निष्कर्ष निकालता है कि दासता न केवल आवश्यक वरन सामयिक अनिवार्यता भी है। तो आवश्यक तो वो है ही है, साथ साथ में उस समय की जो परिस्थितियाँ उस समय थी उसकी अनिवार्यता भी है। तो अनिवार्य थी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, नैतिक है दास के स्वयं के कल्याण के लिए, और साथ ही साथ ये प्राकृतिक है और स्वामी का भी इसमें कल्याण निहित है। तो ये दासता के पक्ष में ये उनके तर्क थे। अब दास प्रथा के समर्थन के लिए शर्तें, कुछ शर्तें लगाता है वो अरस्तु कि दास प्रथा के लिए इन शर्तों का पालन होना आवश्यक। प्रथम देखते हैं कि दासता दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और दूसरी कानूनी। तो छोटे प्रश्न में ये आ सकता है कि दासता के प्रकार बताइए अरस्तु के अनुसार, तो वो है प्राकृतिक और कानूनी दास। प्राकृतिक दास वे होते हैं जिनका केवल शारीरिक विकास हुआ है और जो मानसिक दृष्टि से बुद्धिहीन थे, जबकि कानूनी दास वे होते हैं जिन्हें युद्ध में पराजित किया जाता है। अरस्तु कानूनी दासों को दास नहीं कहता क्योंकि युद्ध सदैव न्याय संगत नहीं होते और विजय अनैतिक भी हो सकती। अरस्तु का विचार है कि युद्ध बंदियों को दास तभी बनाया जाना चाहिए जबकि वे बुद्धि में हीन हो। तो एक प्राकृतिक और दूसरा कानूनी, और जो कानूनी दास है उनको तभी बनाया जाना चाहिए जबकि वे बुद्धि में हीन हो। दूसरी शर्त जो है अरस्तु के अनुसार कि दासों का अच्छी तरह पालन पोषण दास और स्वामी दोनों के लिए हितकर होगा। दासों के प्रति स्वामी वर्ग के व्यक्तियों का व्यवहार सहृदयतापूर्ण होना चाहिए। जो स्वामी दास के प्रति अच्छा व्यवहार न करे उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। तो दासों के हित की बात यहाँ पे अरस्तु करते हुए नजर आते हैं कि कहते हैं कि स्वामी के द्वारा दासों के प्रति उचित व्यवहार किया जाना चाहिए, अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें राज्य द्वारा भी दंड दिया जा सकता है। तीसरी शर्त जो रखता है अरस्तु कि सभी दासों को मुक्ति के अवसर और आशा प्रदान की जानी चाहिए। कि दास अगर स्वामी के सानिध्य में रह करके अपने मानसिक स्थिति को ठीक कर लेता है, विवेक कुछ प्राप्त कर लेता है, तो उनको मुक्ति का अवसर दिया जाना चाहिए। चौथी बात वो कहते हैं, चौथी शर्त कि यूनानी व्यक्ति सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण कभी भी दास नहीं हो सकते हैं। तो यूनान के प्रति जातिगत अहंकार जो है उनका यहाँ पे झलकता है कि यूनान के व्यक्ति पूरी संपूर्ण संसार में सर्वाधिक बुद्धिमान है और वो कभी भी दास नहीं हो सकते। पांचवी शर्त अरस्तु का कथन है कि दासता जन्म मूलक नहीं होती बल्कि यह गुणों पर आधारित होती है। यह आवश्यक नहीं कि दास का बेटा दास ही हो। यदि उसमें विवेक शक्ति है तो वह दास नहीं है, परंतु वह यह मानता है कि गुणों के आधार पर दास व अदास में फर्क करना कठिन है। तो एक तरफ तो जन्म मूलक नहीं बताता है, गुणों पर आधारित बताता है, और दूसरी तरफ कहता है कि गुणों का निर्धारण कैसे हो उसका कोई पैमाना नहीं है। अब देखते हैं हम अरस्तु के दासता संबंधी विचारों की आलोचना। अरस्तु ने जो दासता संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं उसको कोई भी जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला मनुष्य उसको न्यायोचित या सही नहीं ठहरा सकता है। तो क्या कमियां उसमें है? प्रथम देखते हैं कि मानव समूहों का विभाजन असंभव। मानव समूह को इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करने और किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के संबंध में यह कहना कि वह गुण और योग्यता की दृष्टि से बिल्कुल हीन है, संभव नहीं है। तो मानव समूह का विभाजन करना और एक वर्ग के लिए ये कहना कि वो बुद्धिहीन है, ये सही नहीं है। बारकर जो विचारक है उन्होंने कहा है कि यदि दास को किसी दृष्टि से मानव समझा जाता है तो उसे सभी दृष्टियों से मानव समझा जाना चाहिए, और यदि उसे मानव मान लिया जाए तो उसे पूर्ण रूप से विवेक शून्य नहीं मान सकते। तो अगर उसको दास को मनुष्य मानते हो तो विवेक शून्य नहीं मान सकते और इसलिए उसे दास नहीं कहा जा सकता। दूसरी जो कमी नजर आती है वो है कि विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं। अरस्तु का यह विचार
नितांत अव्यवहारिक है कि प्रकृति स्वस्थ व पुष्ट शरीर दासों को देती है और दुर्बल शरीर किंतु विवेक युक्त मन स्वामी को देती है। तो स्वामी और दास में जो शारीरिक और मानसिक विभेद किया है उन्होंने, इस आधार पर स्वामी व दास की खोज करना वो संभव नहीं है, वो मूर्खतापूर्ण विभाजन है। तो विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं। तीसरी आलोचना स्वतंत्रता व समानता की धारणाओं के ये विरुद्ध है। अरस्तु द्वारा किया गया विभाजन स्वतंत्रता व समानता की धारणाओं के विरुद्ध है। यह विचार मानव समाज की एकता की धारणा के भी विरुद्ध है। तो बात अगर स्वतंत्रता की करें, समानता की करें, तो कोई भी इस व्यवस्था को दास या गुलाम की प्रथा को न्यायोचित या उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मानव समाज की एकता के लिए भी ये घातक है। चौथी बात करें जो इसमें कमी नजर आती है वो है अव्यवस्था और उपद्रव का कारण। समाज को दो वर्गों में विभाजित करने का परिणाम अव्यवस्था व उपद्रव हो सकता है। इससे समाज में विकृति आएगी व अशांति फैलेगी। पांचवी कमी जो हमें नजर आती है वो है जातिगत अहंकार से पूर्ण। उनका ये कथन कि यूनानी सर्वाधिक बुद्धिमान होते हैं, वो दास नहीं हो सकते, जातिगत अहंकार से युक्त है। इसके पीछे कोई तर्क या सबूत उनकी तरफ से नहीं बताया गया है। तो यूनान के लोग ही महान होंगे, यूनान के लोग ही बुद्धिमान होंगे, ये तर्क संगत नहीं है। छठी कमी जो इसमें नजर आती है आलोचना में वो है विरोधाभास से पूर्ण। अरस्तु द्वारा यह कहना कि दास विवेक शून्य होते हैं किंतु स्वामी के संपर्क में आने से अपना पूर्ण विकास कर स्वतंत्र हो सकता है, इसमें विरोधाभास झलकता है कि जो व्यक्ति प्रकृति से ही विवेक शून्य है उसमें बुद्धि कैसे विकसित हो सकती है, और यदि उसका इतना ही सहज विकास वो कर सकता है तो उसे दास कहना या बनाना उचित नहीं है। तो विरोधाभास से वो पूर्ण है। एक तरफ उसे विवेक शून्य बताते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि स्वामी के संपर्क में रहने से उसमें कुछ विवेक पैदा हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। तो ये सही नहीं लगता। तो ये थी अरस्तु के दासता संबंधी विचारों की आलोचना। अब है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरे दासता संबंधी अध्याय को जब हम देखते हैं कि वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अरस्तु के विचार, जो दासता संबंधी विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वो हास्यास्पद लगते हैं कि कैसे एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति दास प्रथा का समर्थन कर सकता है। अरस्तु जिसे महान राजनीतिक दार्शनिक की संज्ञा दी गई है, प्रथम राज वैज्ञानिक की संज्ञा दी गई है, वो दासता जैसे कुप्रथा को वहाँ पे कैसे न्यायोचित ठहराने का जो है एक प्रयास कर रहा है। तो उसे जो है उसे हास्यास्पद विचार उनको कह सकते हैं। इस संबंध में जो इबस्टीन जो विचारक है उन्होंने लिखा है कि उनकी दासता संबंधी स्वीकृति यह सिद्ध करती है कि किस प्रकार बुद्धिमान व महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं का बंदी होता है। तो उसके समय में जो संस्थाएं थी, जो दास प्रथा उनमें विद्यमान थी, तो उसको सही ठहराने के लिए कैसे वो कुतर्क प्रस्तुत करता है। तो किस प्रकार एक बुद्धिमान व महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं का बंदी होता है, इबस्टीन का विचार। तो ये थे अरस्तु के दासता संबंधी विचार। दास प्रथा कैसे नैतिक है, प्राकृतिक है, कैसे उसको न्यायोचित ठहराता है और क्या वो शर्तें लागू करता है, और क्या क्या उसकी दासता की जो परिकल्पना में हमें कमियां नजर आती है। तो ये थे अरस्तु के दासता संबंधी विचार। धन्यवाद।